हाँ, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है, तो जाकर चैनल में देख लीजिए। चैप्टर वही डिफेंसिव इन्वेस्टर और कॉमन स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स के फायदे। 1949 वाली हमारी पहली एडिशन में हमें यह समझाना पड़ा था कि हर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कॉमन स्टॉक का अच्छा खासा हिस्सा होना चाहिए। उस टाइम लोग कॉमन स्टॉक्स को बहुत ही स्पेक्यूलेटिव और रिस्की समझते थे। 1944 की पीक से इनका दाम काफी गिर चुका था, लेकिन सस्ता होने के बाद भी लोगों को खरीदने का भरोसा नहीं आया। उल्टा, उनके दाम गिरने से लोगों का कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया। इसके उलट अगले 20 सालों में जब स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर गए, तो लोगों को ये सेफ और पक्का प्रॉफिट वाला धंधा लगने लगा। लेकिन असल में इतने ऊंचे दामों पर खरीदना खुद अपने साथ रिस्क लाना था। 1939 में हमने कॉमन स्टॉक्स के लिए दो बड़े पॉइंट रखे थे। एक, महंगाई से बचाव। बॉन्ड्स में ये सुरक्षा नहीं थी, लेकिन कॉमन स्टॉक्स ने लंबे टाइम में इन्वेस्टर की वैल्यू को इन्फ्लेशन से बचाया। दो, ज्यादा रिटर्न। इनसे एवरेज डिविडेंड इनकम ज्यादा मिली। साथ ही कंपनियों के मुनाफे को दोबारा बिजनेस में लगाने से इनकी वैल्यू भी साल दर साल बढ़ती गई। लेकिन हमेशा चेतावनी दी कि अब मैं अगर कोई शेयर बहुत महंगे दाम पर खरीदोगे तो ये फायदे गायब हो सकते हैं। 1929 में यही हुआ था, और फिर मार्केट को 25 साल लगे उसी लेवल पर वापस आने में। 1953 के बाद से कॉमन स्टॉक्स के डिविडेंड यील्ड भी इतने महंगे प्राइस की वजह से बांड से कम हो गए। अब देखना है क्या कि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन और ग्रोथ फैक्टर इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे या नहीं। साफ है कि 1971 में डीजेआईए के 900 लेवल पर हमें कॉमन स्टॉक्स को लेकर कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में इनका कुछ हिस्सा रखना ही चाहिए, वरना अगर सब पैसा सिर्फ बॉन्ड्स में डालोगे तो वो और बड़ा रिस्क होगा। कॉमन स्टॉक्स के लिए 4 रूल। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए शेयर सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस ये 4 रूल फॉलो करो। एक, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर नहीं। मतलब कम से कम 10 अलग अलग शेयर और ज्यादा से ज्यादा 30। दो, कंपनी बड़ी होनी चाहिए, नामी गिरामी और फाइनेंस के मामले में सेफ होनी चाहिए। 3, कंपनी का लंबा रिकॉर्ड होना चाहिए कॉन्टिन्यूस डिविडेंड देने का। मान लो 1950 से लगातार डिविडेंड देते आ रहे हो। 4, शेयर की कीमत और उसकी पिछले 7 साल की एवरेज अर्निंग का बैलेंस देखना है। दाम 25 गुना एवरेज अर्निंग से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और पिछले 12 महीने की अर्निंग से 20 गुना से ज्यादा नहीं। ये रूल्स अपनाओगे तो ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा बहुत महंगे बिकते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स और डिफेंसिव इन्वेस्टर। ग्रोथ स्टॉक मतलब ऐसा शेयर जिसने अपने पर शेयर अर्निंग्स बाकी कंपनियों से बहुत तेजी से बढ़ाए हों और आगे भी बढ़ाने की उम्मीद हो। थ्योरी कहती है कि असली ग्रोथ स्टॉक 10 साल में अपनी अर्निंग डबल कर दे, यानी हर साल करीब 7% से अधिक की स्पीड। ऐसे स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये हमेशा महंगे दामों पर बिकते हैं। इससे इनमें बहुत बड़ा स्पेक्यूलेटिव रिस्क आ जाता है। जैसे आईबीएम को ही ले लो। इसने लंबे वक्त में जबरदस्त प्रॉफिट दिया, लेकिन 1961 से 1962 और 1969 से 1970 में ये 50% तक गिरा। या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, 6 साल में प्राइस 5 से 276 तक गया, अर्निंग्स भी 40 सेंट से 3 हो गई। लेकिन इसके बाद अर्निंग आधी रह गई और प्राइस 80% गिरकर 29 तक आ गया। यानी ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा कमाना साधारण इन्वेस्टर के बस की बात नहीं। इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर को ऐसे बड़े लेकिन थोड़े अनपॉपुलर शेयर चुनने चाहिए जो ठीक ठाक दाम पर मिल जाइए। ये शायद बहुत स्पेक्टैकुलर प्रॉफिट ना दें, लेकिन लंबे टाइम में सेफ और स्टेबल रहेंगे। पोर्टफोलियो में बदलाव। आजकल हर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट सर्विस हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू करती है। मतलब शेयरों की क्वालिटी देखती है और क्या बदलाव करना है वो सजेस्ट करती है। डिफेंसिव इन्वेस्टर को भी साल में कम से कम एक बार अच्छे नामी गिरामी एडवाइजर से यही काम करवाना चाहिए, लेकिन साथ ही साफ बता देना चाहिए कि वो उन्हीं 4 रूल्स ऊपर बताए गए को फॉलो करना चाहता है। अगर पहली बार पोर्टफोलियो सही चुना गया है तो बार बार बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग।
DCA, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने एक मंथली परचेज प्लान शुरू किया था। इसके तहत इन्वेस्टर हर महीने फिक्स डॉलर अमाउंट से कॉमन स्टॉक्स खरीदता है। तो इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, DCA। 1949 के बाद से जब मार्केट ज्यादातर ऊपर ही गया, तो इस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले लोगों को बढ़िया रिजल्ट मिले। सबसे बड़ा फायदा यह था कि उन्होंने गलत टाइम पर ज्यादा खरीदारी करने से बचाव कर लिया। लुसील टॉमलिंसन ने इस फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट प्लान पर बड़ी स्टडी की थी। उन्होंने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में DCA का रिजल्ट निकाला। 23 अलग अलग 10 साल के पीरियड्स पर टेस्ट किया गया, 1929 से 1952 तक। हर केस में या तो खरीदारी के एंड पर या उसके 5 साल के अंदर प्रॉफिट मिला। एवरेज प्रॉफिट रहा 21.5%, डिविडेंड छोड़कर। टॉमलिंसन ने आखिर में लिखा, अब तक कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला नहीं निकला जो DCA जितना भरोसेमंद हो, चाहे मार्केट प्राइस में कुछ भी हो जाए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि DCA प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि हर किसी के पास 20 साल तक हर साल बराबर पैसा इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन आज के टाइम में ये आपत्ति उतनी स्ट्रांग नहीं रही, क्योंकि आजकल कॉमन स्टॉक्स भी एक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का जरूरी हिस्सा माने जाते हैं। जैसे लोग US सेविंग्स बॉन्ड्स और लाइफ इंश्योरेंस के लिए रेगुलर पैसे डालते हैं, वैसे ही कॉमन स्टॉक्स में भी डाल सकते हैं। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन 20 साल बाद रिजल्ट बड़ा होता है। इन्वेस्टर की पर्सनल सिचुएशन। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर की हालत और सिचुएशन के हिसाब से क्या सिक्योरिटीज बदलनी चाहिए। मान लो 3 केस हैं। एक विधवा जिसके पास $2 लाख हैं और उसी से घर चलाना है। एक डॉक्टर जिसके पास हर $1,000 सेविंग्स हैं और हर साल $10,000 और सेव करता है। एंड एक यंग बंदा जो हफ्ते में $200 कमाता है और साल का $1,000 सेव करता है। मैन, विडो, विधवा, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकम से गुजारा करना, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सुरक्षा भी चाहिए। तो सबसे अच्छा होगा कि आधा पैसा US बॉन्ड में और आधा फर्स्ट ग्रेड कॉमन स्टॉक्स में। अगर मन से प्रिपेयर हो तो 75% तक स्टॉक्स रख सकती है, बशर्ते बहुत ऊंचे दामों पर ना खरीद रही हो। लेकिन गलती ये नहीं करनी चाहिए कि स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालकर एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश करे। बेहतर होगा कि हर साल $2,000 प्रिंसिपल से निकाल ले, बजाय इसके कि आधा पैसा खराब जगह घुमा दे। 2, डॉक्टर 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 पर विधवा जैसे प्रेशर नहीं है, लेकिन सवाल ये है, क्या उसे इन्वेस्टमेंट में सीरियस इंटरेस्ट है? अगर नहीं है तो वो भी डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह ही पोर्टफोलियो बनाए, बॉन्ड्स और स्टॉक्स का बैलेंस, जैसा विधवा वाला केस। हाँ, अगर वो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम है टाइम की कमी। असल में मेडिकल लोगों की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस हिस्ट्री में खराब रही है, क्योंकि उनमें अपने दिमाग पर बहुत भरोसा होता है, लेकिन मार्केट में सफल होने के लिए समय और प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। 3, यंग मैन, युवा, ये साल का सिर्फ $1,000 सेव करता है। इसका कुछ हिस्सा सीरीज ई बॉन्ड्स में जाना चाहिए। बाकी इतना छोटा है कि इसके लिए एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने का टाइम और मेहनत बेकार है। इसके लिए सिंपल डिफेंसिव इन्वेस्टर प्रोग्राम ही बेस्ट रहेगा। हाँ, लेकिन युवाओं में ये नेचुरल है कि फाइनेंस में इंटरेस्ट आता है। अच्छा भी है, क्योंकि अगर वो शुरू से सीखेंगे तो गलतियां जल्दी करेंगे, नुकसान भी जल्दी झेल लेंगे और सीख जाएंगे। हमारी सलाह, शुरुआत में छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस करो। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बस प्राइस और वैल्यू समझो। रिस्क का कॉन्सेप्ट। आमतौर पर लोग कहते हैं बॉन्ड सेफ, प्रिफर्ड स्टॉक खे थोड़ा रिस्क, कॉमन स्टॉक हार ज्यादा रिस्क। इसी वजह से 1948 की फेडरल रिजर्व सर्वे में लोगों ने स्टॉक्स को अनसेफ माना। असल में रिस्क के 2 मतलब होते हैं और यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है। बॉन्ड रिस्की है अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल डिफॉल्ट हो जाए, स्टॉक रिस्की है अगर डिविडेंड देना बंद हो जाए, और रिस्की है अगर आपको लो प्राइस पे बेचना पड़े। लेकिन कई बार लोग सिर्फ प्राइस गिरने को भी रिस्क मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ टेम्पररी फ्लक्चुएशन हो सकता है।
हम मानते हैं कि एक अच्छे से चुने हुए कॉमन स्टॉक पोर्टफोलियो को अनसेफ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इसलिए कि प्राइस ऊपर नीचे होता है। असल रिस्क तब है अगर कंपनी की हालत बिगड़ जाए या आपने शेयर बहुत महंगे दाम पर खरीद लिया हो। लार्ज प्रोमिनेंट कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड कंपनीज, हमने पहले कहा था कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को ऐसी ही कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जो बड़ी हों, नामी हों और फाइनेंस में सेफ हों और सालों से लगातार डिविडेंड देती आ रही हों। इंडस्ट्रियल कंपनी को कंजर्वेटिव तभी माना जाएगा जब उसका कॉमन स्टॉक बुक वैल्यू पर उसकी कुल कैपिटलाइजेशन का कम से कम 50% हो। रेल रोड या यूटिलिटी कंपनी के लिए ये 30% होना चाहिए। लार्ज और प्रोमिनेंट का मतलब कंपनी इंडस्ट्री में टॉप 30% में आती हो और कम से कम 50 मिलियन के एसेट्स या बिजनेस करती हो। ये रूल्स पक्के नहीं है, बस गाइडलाइन है। हर इन्वेस्टर अपनी समझ से तय कर सकता है। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए